जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई बताओ। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई एकदम मस्त से कर रहे होंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि आप लोगों की वीडियो सोमवार की नहीं आई। अब वीडियो नहीं आने का रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी पुराने वाला ऑफिस है ना, वो शिफ्ट हो गया है। अब ये शिफ्ट होकर कुछ यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर चला गया है, कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे। अब वहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टम सेट होने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी कल भी वीडियो जो हमारे रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है ना, वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो आज क्या करेंगे, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के सैंपल पेपर 02, यानी एक सैंपल पेपर कर लिए हैं, ये दूसरा सैंपल पेपर है। और ये बीच में इतना गैप ना, इतना इंटरप्ट ना हो, इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि खुद से, मतलब बाकायदा मैं पूरे दिन बैठ के खुद से पीपीटी बनाया हूँ, अपने हाथों से अपने सिस्टम में बैठ के पीपीटी बना के, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो जाए। और जो रेलवे फाउंडेशन वाली बैच है उसकी कंटेंट सारे वो हमारे जो पुराने सिस्टम में, और वो पुराना सिस्टम अभी तक ओपन हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक वहाँ से सारी चीज़ें सेटिंग नहीं हो पाती तब तक हमारा कंटेंट बनेगा नहीं, और तब तक हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो भाई देखो, 1-2 दिन की बात है, जैसे ही सारी चीज़ें वहाँ पर सेटल्ड हो जाती है उसके बाद से मैं आप लोगों को लगातार क्लासेस लूँगा। पहले क्या था कि गैपिंग में आ रही थी, मान लीजिए एक दिन आया अगले दिन नहीं आया, लेकिन अब क्या होगा, अब डेली क्लासेज आएंगी। जब डेली क्लासेज आएंगी और क्लासेस का मैं ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जो पीछे हमारा जितना भी बैक में छूटा हुआ है सारे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने भाई पे विश्वास बना कर रखो, भाई आपका पूरा कंप्लीट करा देगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के लिए सैंपल पेपर 02 मैंने बोला है कि 5 सैंपल पेपर कराऊंगा। एक ऑलरेडी करा दिया हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। रिस्पॉन्स देकर दिल खुश हो जाता है कि भाई लोग हमारा चीज़ों को देख रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, और वो काफ़ी दोस्तों को भी बता रहे हैं, हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी के सिलसिले में भाई साहब ये है सैंपल पेपर 2। ठीक है भाई। बाकी सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू, जिन्होंने भाई साहब बर्थडे विश किया था, स्पेशल में मेरे को डीएम किए थे इंस्टा पे, और सारे जितने यूट्यूब पे हर एक कमेंट में भाई के लिए बर्थडे विशेज आए थे, उन सभी के लिए तहे दिल से भाई साहब थैंक यू। बहुत जल्दी आप लोग कामयाब हुई है, सक्सेस हुई है, जीवन में हर एक मुकाम को पाइए, और बस आप लोगों को यह है कि सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं भाई सब क्लास, और यहाँ से शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने के लिए देता है और शेष वेतन का 20% खर्च करता है और 6 से 2 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। भाई सब थोड़ा टैक्स हल्का हल्का दिख रहा होगा, मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई आपका बनाया है कैसे भी, ताकि आप लोगों का हो पाए क्लासेज। इसके लिए क्योंकि जो हमारे टाइपिस्ट भाई साहब, उतना प्रोफेशन तो हूँ नहीं मैं, उतना तो है नहीं, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ तो कर लेता हूँ। देखो भाई साहब, परसेंटेज का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% भाई साहब ऋण चुकाने में देता है। उसके बाद से पूछा कि उसका मासिक वेतन क्या है, यानी मासिक यानी महीने का जो वेतन है उनका क्या है। तो देखो, इसको जब भी हम पढ़ते हैं, अगर कोई चीज होता है कि मान लीजिए इतना % यहाँ पे खर्च किया, यहाँ पे इन्होंने इतना लगाया, यहाँ पे इतने इन्होंने बचाया, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, तो भाई साहब सीरीज मेथड यूज करते हैं। सीरीज मेथड में क्या होता है कि मैंने मासिक वेतन को x मानता हूँ, मासिक वेतन को x मान के उसके बाद से ये बोला है कि मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने में देता है। मान लीजिए भाई साहब उसका अगर मान लीजिए 100 है, समझिए उसमें 30 ऋण चुकाने को देता है, तो बचता कितना है, 70। यानी उसका 100, मान लीजिए 100 रुपये सैलरी होगा, समझो उसमें से 30 रुपये ऋण चुकाने को देता है, तो बच्चा कितना है, 70 रुपये। फिर आगे समझिए, और शेष, यानी शेष की बोला है, फिर बोला और शेष वेतन का 20% खर्च करता है, यानी जो ये रिमेनिंग बचा है ना, इसका 20% खर्च करता है। तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि रिमेनिंग का 20% खर्च करता है, यानी मान लीजिए 100 था, इसका 20% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 80 बचेगा। ठीक है, और पैसे में 602 रुपये बचाता है, ये परसेंटेज वाली चीज है, और पैसे में 602 रुपये बचाता है, बस लिख दो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा, यानी उसका मासिक वेतन निकल के आ जाएगा। आइए काटाकुटी करते हैं भाई, देखते हैं, बहुत ईजी है। काटिए यहाँ से, 1 2 0 से खत्म ये। ठीक है, अब उसके बाद से काटिए, अगर इसको 7 से काटिएगा तो कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 7 8 56 और 7 6 42, ये हो गया 86। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 2 बार में, 4 से काटूं तो 25 बार में, इसको 2 से काटूंगा तो 43 बार में कटेगा। यानी जो x का मान होगा वो क्या होगा भाई साहब, 25 इंटू में 43 होगा। 25 थे 75 के 5 हाथ में 7, 25 चौका 100 और 7 कितना होता है, 107। यानी जो हमारा मासिक वेतन उनका आएगा 1075 होगा। 1075 का है तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, प्यारा सा सवाल था, बस आराम से आपको पढ़ना था क्वेश्चन को, आंसर प्यार से निकल जाता। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं पहली क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 13 अवलोकनों का समांतर माध्य 7 है, यदि प्रथम 7 अवलोकनों का समांतर माध्य 6.5 है और तथा अंतिम 7 अवलोकनों का समांतर माध्य 8.5 है, तो 7वें अवलोकन का मान किसके बराबर है।
यानी कहीं ना कहीं जो माध्य होता है ना, ये एवरेज है। सेम एवरेज बराबर में होता है माध्य। माध्य निकालते हैं तो क्या होता है कि टोटल नंबर को ऐड करके और जितनी सारे संख्याएं हैं भाई साहब उतने से डिवाइड करके माध्य निकालते हैं। सेम वैसे ही एवरेज में क्या करते हैं, तो सम बट्टे में नंबर, यानी टोटल संख्याओं का सम और बट्टे में हम जितनी सारे संख्या है उसके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। यानी एवरेज बराबर में माध्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज के ही कॉन्सेप्ट है, यानी कह सकते हो कि एवरेज ही एक सवाल है। अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो कैसे बनाऊंगा, आराम से बना लेंगे, बहुत अच्छे से बना लेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखो 13 संख्या है जिसका माध्य दे रखा है। उसके बाद से देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, यानी 7 और 7 14 है। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 14 संख्याओं का सम में से हम 13 संख्या का सम को घटाएंगे तो जो 7वां हमारा नंबर है उसका माध्य निकल के आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि हम एवरेज में क्या पढ़े हैं, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि सम बट्टे में होता है नंबर। वहीं अगर भाई साहब हमें ये निकालना होता है कि सम, तो सम के लिए कुछ नहीं करते, एवरेज को हम नंबर से गुणा कर देते हैं या नंबर इंटू एवरेज कर देते हैं। सिंपल सी बात है। ऑलरेडी मैं रेलवे फाउंडेशन बैच में कंप्लीट एवरेज पढ़ा रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए वहां से एवरेज पढ़ के आइए, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पूरा एवरेज उसमें कंप्लीट कराया। अब देखिए मैं पहले इन लोगों का क्या करता हूँ, 7 का एवरेज ले लेता हूँ, 7 का सम और 7 का सम। तो 7 का सम लूंगा तो 7 संख्या है और उनका एवरेज कितना है, यानी माध्य कितना है, तो 6.5। फिर प्लस, फिर अगले 7 का माध्य कितना है, तो 8.5 है। ये हो गया 14 का, और इसमें से हमें 13 संख्या को घटा देना है, यानी 13, इनका भाई साहब माध्य कितना है, 7 बस। अब जो भाई साहब 14 में से 13 वाला घटाएंगे हमारा मान आ जाएगा, आंसर हो जाएगा वहीं, बहुत ईजी है। आइए अब गुणा करते हैं, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 छके 42 और 3 45 पॉइंट में 5। फिर प्लस 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 बटे 56 और 3 59 पॉइंट में 5, माइनस 13 7 91। अब ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 9 5 14 1 15 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, यानी 105। 100 ये पॉइंट के बाद से 0 का कोई नीड नहीं होता है, तो इसको हटा दो। 105 में से 91 घटाना है, यानी 105 में से 91 घटाओगे 14 होगा, और यही आंसर हो जाएगा। 14 का है तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। तो सिंपल सा सवाल था, एकदम नॉर्मल से सवाल था, प्यार से आप बना देते। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन कहाँ का पूछा हुआ है, तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का सवाल है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद पर अपने ग्राहकों को निम्नलिखित 4 छूट प्रदान करता है। ठीक है, तो बोला है कि ग्राहकों के लिए कौन सी योजना पर सबसे अधिक लाभदायक होता है। देखो कभी भी छूट होता है ना, तो 2 लोगों को उसमें फायदा होने के चांसेस होती हैं। पहला एक ग्राहक को होता है, दूसरा एक दुकानदार को होगा। ग्राहक को कब होगा, ग्राहक को जब फायदा होता है जब उसको ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। अगर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए का है, तो बोलोगे भाई साहब इस पर आप 10% का छूट दो। अब फिर ग्राहक बोलेगा नहीं ये काम करो, इस पर 20% का छूट दो। यानी कहने कि जितना ज्यादा अगर दुकानदार उसको छूट देगा तो ग्राहक को फायदा होगा। और दूसरा केस में क्या होता है, दुकानदार को कब फायदा होता है, यानी कम से कम छूट दे। यानी मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए का है, तो ग्राहक बोलेगा हमको 50% का छूट दो, लेकिन दुकानदार कहेगा नहीं इस पे हम 10% का ही छूट दूंगा। यानी जब जितना कम देगा तो ग्राहक को फायदा होगा, और दुकानदार को फायदा होगा, और जितना ज्यादा लेगा, अपने से लेगा जितना ज्यादा, तो उसको ग्राहक को फायदा होता है। ग्राहक के केस में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, उसी पर सवाल है। यानी इस चारों में से किस पे ज्यादा छूट मिलता है वही निकालना है। तो बस आपको मालूम है, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं। कैसे बताते देखिए, पहले में क्या बोला है कि बाई 5 एंड गेट 3 फ्री, यानी भाई साहब 5 खरीदने पे उसको 3 मुफ्त में मिलता है। तो हमें टोटल परसेंटेज निकालना है, इसमें से निकालना है कि कितना परसेंट का भाई साहब का छूट मिला है इसको। तो हमेशा देखिए ऐसे सवाल में कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले ध्यान दो कि छूट कितना, मतलब फ्री में कितना लेकर है, तो 3 को फ्री में लेकर है। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहला है समझना, तो जो छूट जितना लेकर है, फ्री में जो लेकर है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे में यहाँ पे 5 नहीं लिख देते, नहीं, जितना सामान लेकर आया है ना, दुकानदार से लेकर आया है, ग्राहक जितना सामान लेकर आया उसको लिखते हैं। सामान कितना लेकर आया, 5 को खरीदा है, 3 को फ्री में मिला है, यानी टोटल 8 को लेकर आया बस। तो इस 8 करके इंटू 100% कर देते हैं बस। और 3/8 का कितना होता है, 37.5%। यानी पहले पे ग्राहक को कितना छूट मिल रहा है, 37.5%। ठीक है, हमें दिखाना है कि भाई साहब किस पे ज्यादा छूट मिला ताकि ग्राहक को फायदा हो। दूसरा पे निकालते हैं। अब दूसरा में क्या बोला है देखो, बाई 6 एंड गेट 3 फ्री, यानी कहीं ना कहीं 6 खरीद रहा है तो 3 मुफ्त में मिल रहा है। यानी जो मुफ्त में मिल रहा है उसको ऊपर, और टोटल 6 और 3 9 होता है, इंटू में 100% कर लो। तो इसको काटो, 3 से काटोगे तो 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है भाई साहब 33.33%। ठीक है, अब आइए तीसरा पे आते हैं।
तीसरा में इन्होंने क्या बोला है कि बाई 20 और गेट 5 फ्री, यानी जो फ्री मिलता है उसको ऊपर, यानी 5 ऊपर हो जाएगा और 20 को खरीदे तो 5 को मिला, यानी टोटल कितना लेके आए हैं 25 को लेके आए हैं, इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब काट लीजिए इसको, जब इसको काटिए 4 बार में, यानी 5 चौका 20% का यहाँ पे मिला है। अब चौथा में देख लेते हैं भाई, चौथा में क्या होता है, बोला है कि बाई 8 और गेट 6 फ्री, यानी भाई सब 8 खरीदने पर 6 मुफ्त मिलता है, मुफ्त ऊपर और टोटल लिख लेते हैं 8 और 6 14 और इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 7 बार में, यानी कहने का ये होता है भाई साहब कितना 3/7 आ गया। अब 3/7 ये हो जाएगा 300/7। अब 300/7 क्या करोगे तो इसको निकालते हैं हम, तो 7 चौका 28, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 20, फिर 7 दूना 14, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 60, 7/56, यानी 42.8% इस पे मिलेगा। तो हमें बताना है देखो कितना कितना परसेंट का छूट मिला है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे मिला है हमको 37.5, यहाँ पे मिला है 33, यहाँ पे मिला है 20 और यहाँ पे मिला है 42%। अब देखो सबसे ज्यादा छूट किस में मिला है, तो सबसे ज्यादा छूट देखो तो 42.5% में मिला है, यानी चौथे वाले में सबसे ज्यादा छूट मिला है। तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसी में है, चौथे वाला। ये नहीं कि जाकर डी मार दिया, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा चौथे वाला। तो ये सवाल था। तो आप देखो एक सवाल से पूरा डिस्काउंट को अच्छे तरह से समझ लिए कि कभी भी छूट वाले सवाल में हमें डिस्काउंट निकालना होता है कि कितना % का डिस्काउंट मिला है, तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और चीजें समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। एक क्लब में 10 सदस्य की आयु ये दिया है इन्होंने और बोला है कि उनके माध्य निकाले। अभी मैंने बताया था कि माध्य बराबर में क्या होता है, तो सारे संख्याओं का सम करते हैं और जितने सारे संख्या होते हैं नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं माध्य निकल कर आता है, यानी मीन निकालना होता है। यानी भाई साहब हम क्या करेंगे, इस सारे संख्याओं को ऐड करो और डिवाइड बाई जितनी सारी संख्या डिवाइड कर दो। तो हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं। देखो 2 और 8 2 10 और 7 17 3 20 और 20 और 9 कितना होता है 29, 29 और 1 30 8 38 2 40 4 44 और 6 50, यानी 50 के 0 हाथ में आ गया 5। अब देखो 7 6 13 13 3 कितना होता है 16 5 21 21 और 2 23 3 26 और 5 31 और 2 33 और 4 37 37 और 3 कितना होता है 37 और 3 आपके पास हो गया 40 और 5 45, यानी टोटल आ गया 450। सम आ गया, नंबर कितना है तो ऑलरेडी बोला है 10 सदस्य, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, काटो तो भाई साहब इसका माध्य 45 हो जाएगा और 45 का है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, सारे लोग इसको इजी में बना लेते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। 8 पेन और 10 पेंसिलों की कीमत 132 है। यदि एक पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाती और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपए बढ़ जाती, तो 17 पेन और 6 पेंसिलों की कीमत 136 हो जाती, तो 12 पेन और 9 पेनों की मूल कीमत क्या है। यानी देखो भाई, जो पहला सेट कराया था ना, तो उसमें बहुत भाई बोल रहे हैं कि भैया आप बहुत इजी करा रहे हैं, इसीलिए इस सेट में जानते हो ना इजी रखें ना टफ रखें, इसमें बीच का है ना, आपको इजी भी देखने को मिलेगा ना टफ देखने को मिलेगा, कैलकुलेटिव चीजें देखने को मिलेगी, लैंग्वेज अच्छा होगा जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन वहीं अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ना है आपको, भाई साहब हबड़ाना नहीं है, चीजों को सीखना है, ये नहीं देखना है कि हमें इतना टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार है, पहली बार टाइम लगेगा, वही चीज अगर दूसरी बार बना जाओगे तो बहुत कम समय में आप बना लोगे। आओ इसको देखते हैं। मैं मान लो यहाँ पे पेन को x मान लेता हूँ और पेंसिल को y मानता हूँ, तो बोला है 8 पेन और 10 पेंसिलों की कीमत 132 है, तो आप ये बोलोगे कि भाई साहब 8x प्लस में 10y का मान कितना दिया है 132 दिया है। अब आगे बोला है क्या, यदि पेन की कीमत में 2 रुपए कम हो जाती है, यानी पेन को मैंने क्या माना है x माना है, तो 2 रुपए कम कर दो, यानी x में हम 2 रुपए कम कर देते हैं, ठीक है, इंटू, फिर बोला है और पेंसिल में 7 रुपए बढ़ जाती है, पेंसिल को y बोला हूं, यानी y प्लस में 7 रुपए बढ़ जाती है, तो बोला है क्या, तो 17 पेन और 6 पेंसिलों की कीमत 136 हो जाती है, यानी 17 पेन तो 17 से गुणा कर लो और 6 पेंसिल तो ये कर लो 6 से गुणा कर लो प्लस, और सारे कितने रुपए हो जाती है भाई साहब, तो 136 हो जाती है, तो 136 लिख दो बस। अब यहां से हम xy का मान निकालेंगे कैलकुलेट करके। आइए, यहां पर हो जाएगा 17x माइनस में हो जाएगा 34, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे प्लस में 6y और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 7 6 के 42 बराबर में हो जाएगा 136। अब देखो 17x और यहाँ पे हो जाएगा 6y, तो एक साथ ले लो, 17x माइनस में 6y माइनस का 34 प्लस का 42, यानी कहीं ना कहीं 6 और 2 यानी प्लस का क्या होगा 8, तो प्लस का 8 जाके 136 में से माइनस हो जाएगा, तो 136 में से 8 माइनस करोगे तो 128 हो जाएगा, यानी ये आ गया 128।
ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था और ये हमारे पास इक्वेशन 2 था, साथ में मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के यहाँ पे ले ले आओ, हो जाएगा 8x माइनस में हो जाएगा 10y और बराबर में 132 होता है। अब किसी एक को भाई सब काट लो बराबर करके। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये सबसे आसान, इसको कर लो ऊपर वाले को। ऊपर वाले को ऐसे करता हूँ कि 6 और 10 को बराबर करता हूँ। 6 और 10 को बराबर करोगे तो क्या, यानी 6 और 10 का एलसीएम ले लो। 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो ऊपर, और इधर क्या करो भाई साहब, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लो, सब में 5 से गुणा करो। तो 17 पचे 85x माइनस में 30y बराबर में 8 पचे 40 के 0 हाथ में कितना आ गया भाई साहब, तो 4, और 12 पचे 60 और 4 64। अब देखो यहाँ पर 8 तरीके 24x, फिर माइनस में हो जाएगा 30y और बराबर में हो जाएगा कितने, 132 का 3 गुना, 3 दूना 6 और 13 तिया 39, ठीक है 396। अब कर लो, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर लो, साइन चेंज करोगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 85x में से 24x घटा लो तो हो जाएगा भाई साहब 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 यानी 61x बराबर में हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर 13 में से 9 गया यानी 9 4 13, फिर यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 3 गया यानी 2, यानी 244। अब कहीं ना कहीं यहाँ से x का मान देखो कितना प्यार से निकाल लोगे, ये देखो ये अपने आप का 4 गुना है, तो x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी जब x का मान आपको 4 मिल गया तो अब क्या करोगे, यहाँ से देखो अब x का मान 4 हो गया तो y का मान निकालो। तो y का मान निकालने के लिए किसी में भर दो, इसी में रख दो, तो 8x के जगह पर 4 कर दो, फिर प्लस 10y और बराबर में है 132, तो हो जाएगा 10y। 132 में से 8 चुका 32 घटा दोगे तो 132 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो y का मान इसको काट लो तो y बराबर में 10 आ गया, यानी जो y का मान आया हमारे पास 10 आया। यानी कहने के देखो x का मान यानी पेन का मान 4 आ गया और y यानी पेंसिल का मान 10 आ गया। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, बोला है कि 12 पेन और 9 पेंसिलों की मूल कीमत क्या होगी। यानी 12 पेन, कुछ नहीं करेंगे, पेन को मैंने x माना है तो 12, ठीक है ये 12 हो गया, x का मान 4 आया है, इंटू में 4 प्लस फिर 10 हो जाएगा, 10 9 है, 9 पेंसिल है, पेंसिल को मैंने क्या माना है, पेंसिल का मान क्या है 10 आया, बस पेन का 4 आया है और पेंसिल का 10 आया, गुणा कर लो तो हो जाएगा 12 चौका 48 प्लस में 90, 48 और 90 ऐड करोगे तो 138 होता है, 138 से 138 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल है, तो देखा, तो सारे लल्लू लल्लू सा सवाल नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे भाई साहब प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 आएगा तो सारे लेवल भी बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हर में आके एकदम हलवा हलवा सा सवाल करा के खुश करना है हमको, बिल्कुल नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर एग्जाम में ये सारी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सोचना भी पड़ेगा कि ऐसे कैसे करेंगे। और देखो कहाँ का पूछा, एकदम भाई साहब हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, अरबी एनटीपीसी का सवाल है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 16 और 29 और 62 प्राप्त हो। देखो ऐसे सवाल बनाने का क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 6 हो गया, फिर 20 है, उसके बाद से क्या है हमारे पास 33 है, फिर हमारे पास 66 है, और जो शेषफल के रूप में आ रहा है क्या है 2 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर उसके बाद से 29 आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है 62, और सबका डिफरेंस ले लेते हैं। देखो इनका डिफरेंस यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जब ये सब आ गया तो बनाने का तरीका क्या होता है, जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 6, 20, 33 और ये हो गया 66। जो एलसीएम आएगा उसमें हम के मल्टीप्लाई करके माइनस में जो डिफरेंस आया वो 4 कर देते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है बनाने का। अब आइए बनाते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी संख्या देखो, यहाँ पे 66 यानी 33 और 66 यानी कहने के 33 66 को काट देगा तो यहाँ पे आएगा 33 और 66 का एलसीएम 66। कहने के देखो 6 भी 66 को काट देगा तो ये काम हो गया, बचा 20। 20 में भाई साहब 2 इसको काट देगा, 10 नहीं काटेगा तो 10 से गुणा कर लोगे, यानी कहने के हमारे पास आ जाएगा 660। 660 आ गया, इंटू में के करेंगे और माइनस में 4 करेंगे, और हमें निकालना क्या है 4 अंकों की बड़ी संख्या। यानी हम के का ऐसा कौन सा मान रखें कि भाई साहब 4 अंकों की संख्या के पास चले जाए, यानी बड़ी से संख्या पर चले जाए। तो देखो कहीं ना कहीं देखो सारे ऑप्शन देखो तो सारे 9900 9600 9200 यानी 9800 के करीब में। तो ऐसा करता हूँ मैं के का मान 15 रखता हूँ। जब मैं यहाँ पे के का मान 15 रखता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। तो 15 रखोगे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 15 रखो, ये हो जाएगा 0 15 छक्के 90 के 0 हाथ में 9, 15 15 छक्के 90 और 9 कितना होता है 99 होता है।
अब 99 से अगर के का मान अगर 16 रखता हूँ ना तो क्या है 4 अंकों से ज्यादा हो जाएगी, यानी 5 अंक में चली जाएगी, लेकिन हमें 4 अंक में रखना है, यानी के का मान 15 सही है और हमें माइनस में क्या करना है 4। तो जो हमारा आंसर आएगा भाई साहब वो क्या आएगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 98, उसके बाद से 96, यानी जो आंसर होगा 98 96, और 98 96 का है ऑप्शन नंबर ए। तो ये है बनाने का तरीका, सबसे खतरनाक तरीका है ये बनाने का। इसका एक दूसरा मेथड भी है, कि दूसरा मेथड क्या है बोलोगे तो भी मैं बता दूंगा। एक तो पूरा बेसिक्स हो गया, दूसरा मेथड में जानते हो क्या होता है बनाने का, क्या है कि जितना डिफरेंस आता है ना वो सारे डिफरेंस को क्या करते हैं हम ऑप्शन में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो 4 आया तो इस ऑप्शन में 4 ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना होगा 6 4 10 की हाथ में 1, 9 1 10 की हाथ में 1, 8 और 1 9, और यहाँ पर हो गया 9, यानी 99 से गया। इसमें भी 4 ऐड कर दो तो होगा 99 0 8 हो जाएगा। इसमें 4 ऐड कर दोगे, 4 ऐड करो तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 की हाथ में 1, फिर यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 97। और इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये देखो 6 4 10 की हाथ में 1, फिर उसके बाद से अगर देखूं तो यहाँ पर आ गया कितना 8 4 12 तो ठीक है। अब वहां पे आ गया 1, यानी 4 हो गया, फिर यहाँ पे 92 40। अब जो आया ना अब इसको सबसे डिवाइड करके देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे ना तो उठाओ, क्या उठाओगे, अगर मान लो हम यहाँ उठाऊं क्या, अगर मान लो मैं 20 उठाता हूँ तो 20 में क्या 20 का फैक्टर क्या हो गया 10 और 2, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो जो संख्या 20 से कटेगी वो क्या कटेगी 10 से भी कटेगी। और 10 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के अंक 0 होना चाहिए। तो देखो लास्ट के अंक इसमें भी 0 नहीं है और इसमें भी नहीं, यानी 2 खत्म हो गए, बचे हमारे पास ए और डी। उसके बाद से देखो 33 में क्या होता है 11 और 3 हो गया, तो 11 और 3 देखो 11 और 99 कटता है, 11 के पढ़ा में देखो ये 9 4 13 और 2, अगर मान लो इससे करो 9 4 13, फिर उसके बाद से अगर मैं इसको देखूं 13 2 15, फिर उसके बाद से ये भी कट रहा है, लेकिन हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या चाहिए तो ये खत्म हो जाएगा, एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो बनाने का ये भी तरीका है कि इससे भी हम जा सकते हैं, बाकी जो मैंने बेसिक तरीका वो भी बेसिक तरीका उससे भी बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने अपना मत डालते हैं, ठीक है भाई, जिनमें से 53 मत अवैध कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, यानी टोटल भाई सब जितने लोग उसमें वोट दिए उसका मान निकालना। बहुत बेसिक सा सवाल है, बना लेंगे। मैं मानता हूं कि टोटल भाई साहब हमारा जो वोट है, यानी मान लो जो मतदाता है कितने 100x थे, यानी 100x थे। हमें निकालना है कि द नंबर ऑफ क्या निकालना है, वोटर ऑन द लिस्ट वाज, यानी जितने उसमें लिस्टेड हुए थे नंबर हमें निकालना है। इसमें से बोला है कि 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। 100 में से कितना डालते हैं भाई साहब, तो 80% मत डालते हैं। तो ये बोलोगे कि 80x हमारे पास मतदाता मिलता है। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे इन्होंने बोला है जिनमें से 53 क्या होता है वोट अवैध हो जाते हैं, यानी इनवैलिड हो जाते हैं। इसमें से आप 53 माइनस कर दो, इसको ध्यान रखना बाद में इसका काम होगा, देखना कैसे बनाते हैं। जब आगे जाएंगे तो ये बोला है कि विजेता को सूची में सभी मतदाताओं में से क्या 48% मत प्राप्त होता है, यानी सूची के सभी, यानी जितना लिस्टेड हुए ना उसका 48% मिला है। लिस्टेड हुए 100 का 48% मिला है, यानी जो यहाँ पर विनर है और यहाँ पे लूजर है, तो विनर को मिला है 48x, यानी क्या 100 का 48x मिला है। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना वोट गिरे हैं 80x में से 48x इसको मिला है, तो जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा, तो ये बोलोगे 250 यानी 32x लूजर को मिला होगा। फिर आगे बोला है कि वह 1013 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीतता है भाई साहब, 1013 मतों से जीतता है। अब देखो बनाने का तरीका क्या होता है। डिफरेंस कितना होता है 16x जो होता है कितने 1013 होता है। ये भाई साहब इतना मत से जीता है, लेकिन ध्यान रखो इसमें से क्या 53 इनवैलिड यानी खराब हो गए, तो 1013 में से 53 माइनस करना होता है। तो ये बोलो कि 16x यानी जो हमारे इनवैलिड उसको हटाएंगे तो बचेगा कितना 0, फिर यहाँ पे 11 में से 5 गया यानी कहीं ना कहीं 6 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 9 यानी 960। इसको काटोगे तो x का मान आएगा 16 6 96 यानी 60 आएगा। हमें ये निकालना है कि सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी हमने माना कितना था 100x, x का मान 60 है तो बस निकाल लो, कुछ नहीं करना है भाई साहब। यहाँ पे 100 हो जाएगा और 60 से गुणा कर लोगे, यानी हमारे पास जो आएगा वोट कितना है 6000, और 6000 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, बताइए कितना इजी सवाल था और अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं कि एकदम लल्लू सा सवाल था। मैंने क्या बोला था, इस सेट में थोड़ा सा लेवल अप होगा, क्योंकि जो पहला सेट था उसमें थोड़ा लेवल डाउन था, तो लोगों को लग रहा था भैया सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई सब क्वेश्चन कब लेवल। और नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। कोई दो बैंक है भाई साहब, वो ऋण देते हैं। बोला है कि डेविड प्रत्येक बैंक से 36 यानी 3,60,000 की राशि उधार लेता है, यानी दोनों बैंक से इतना राशि उधार लेता है। फिर बोला है 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है। बहुत लल्लू सा सवाल है, क्योंकि आपको मालूम है कि साधारण ब्याज भाई साहब देखो, जितना साल पर आप लेगो ना, अगर मान लो 1 साल का 2% है ना, तो हर साल 2-2% के हिसाब से बढ़ता है। कहीं ना कहीं ये बोला है कि 3 वर्ष बाद बोला है। अब 3 वर्ष बाद बोला है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमें क्या अंतर बोला है, तो मान लो सबसे पहले इनका अंतर ले लेता हूं, जितना अंतर आएगा उससे 3 से गुणा कर लूंगा। ऐसे भी कर सकते हो कि तीनों में क्या करो, इसमें भी 3 से गुणा कर लो, इसमें भी 3 से गुणा कर लो, फिर उसका अंतर ले लो। तो इससे बेटर है कि पहले अंतर लेकर क्या करें, 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3.5% और 6 का अंतर कितना होता है, 2.5%। अब पर साल में 2.5% का अंतर हो रहा है, तो भाई साहब हमें 3 साल तक लिया है, तो 3 से गुणा कर लो। तो 2.5 का 3 गुना कितना होता है, तो 7.5 होता है। यानी भाई साहब ओवरऑल 3 साल में उसने कितना ब्याज हुआ, 7.5%। तो बोला है कि भाई साहब इतना रुपया राशि क्या लेता है। फिर बोला भुगतान की गई राशि साधारण ब्याज का धनात्मक अंतर बताएं, यानी जो भाई साहब राशि पर जितना भुगतान करता है, ऋण भुगतान करता है, कितना करता है वो बताना है। तो हमें मालूम है कि 3,60,000 लिया है, ठीक है भाई, 3,60,000, एक और जीरो आ जाएगा। ये क्या है, 7.5%, परसेंट हटता है तो डबल जीरो नीचे आता है, 1 पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आ गया, बस बात खत्म। अब इसको काट लो भाई साहब। काटने का सबसे आसान तरीका 1 2 3, 1 2 3 को खत्म। यहाँ पर बचेगा 360 और इंटू में 75 से गुणा कर लो। यहाँ पर आ जाएगा 0। 75 का 6 गुना कितना होता है, यानी आपको मालूम है कि 75 का 2 गुना 150 होता है। फिर 2 गुना कितना हो गया भाई साहब, 300, यानी कहीं ना कहीं फिर 3 और 150 यानी 450। तो 450 का 0 होगा हाथ में 45, और 75 का 3 गुना, 75 का 2 गुना 150, और 150 में 75 ऐड करोगे कितना होता है, 225। 225 में 45 ऐड कर दो, यानी 225 में हम 45 ऐड करें, 5 5 10 की हाथ में 4 2 6 1 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी हो जाएगा 27,000, और 27,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये है सवाल करने का तरीका, कितना प्यार से, कितना आसान से आपने ये बना लिया। अब देखो इसको क्या हम इसे कैलकुलेट करके बनाए। अब इसको जब एग्जाम में रहोगे तो कैसे सोचना है बताता हूं, और देखो कितना आसान से 1 सेकंड में आंसर मार दोगे। बस आपको इतना तामझाम नहीं करना है, हमें ये इतना मालूम है, क्या मालूम है कि हमें कितना निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि 3,60,000 है, 3,60,000 हो गए, इसका निकालना है हमें 7.5%। ठीक है भाई, हमें कुछ नहीं मालूम है, यानी इतना ये चीज़ हमें देखने को मिल गया कि कहीं ना कहीं देखो ये 36 इसमें आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल है। यानी भाई साहब कुछ भी हो ये सारे जाके 9 से मल्टीपल होंगे, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल ये बोलता है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। संख्याओं का योग 9 है तो 9 से काटेंगे। यहाँ पे देखो ये 8 और 2 10 15, 9 के पढ़ा में नहीं आता है। 7 और 2 9 के पढ़ा में आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 और 2 10 9 के पढ़ा में नहीं आता है। देखो यहाँ पे 5 2 7 6 13 9 के पढ़ा में नहीं आता है, खत्म। यानी भाई साहब सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर मारने में, 9 का मल्टीपल मार के ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये सब भी तरीका आना चाहिए, ये तरीका तो आना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक है कि अगर मान लो कि ऑप्शन 2 मिल गए तो क्या करना है, लेकिन ये भी तरीका हमें आना चाहिए ताकि हम कम सेकंडों में आंसर को मार के आगे बढ़ पाए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। 12% प्रति वर्ष की दर से, देखो 2.5 वर्ष में 100 रुपए की राशि इतना हो जाती है, ब्याज 10 मासिक संयोजित होता है, तो x का मान ज्ञात करें। बताओ, ये सवाल है, ये होता है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखना, क्वेश्चन का लेवल मिलेगा भाई, सारे क्वेश्चन इजी थोड़ी मिलेंगे आपको। हमें ये बोला है कि हर साल 12% का रेट है, ठीक है, और ये जो काउंट कर रहे हैं रेट किस पे काउंट कर रहे हैं, 10 महीने यानी 10 मासिक काउंट कर रहे हैं। तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि 1 साल में हमारा रेट कितना आएगा। तो हमें ये मालूम है कि 12% का रेट है कितने महीने के लिए, तो 1 साल में 12% यानी 12 महीने के लिए, और कितना महीने के लिए निकालना है, 10 महीने से गुणा कर लो। इसको काटोगे तो यानी ये आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा 10%, यानी जो रेट आ गया 10%। अब टाइम निकालो, टाइम कैसे निकालोगे, तो देखो 2 साल और आधा, माने आधा महीना, मतलब कि आधा महीना नहीं यानी 6 महीना, 2 साल 6 महीना, यानी बोलो कहीं ना कहीं टोटल कितने महीने हुआ, तो 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीने, और 6 यानी 30 महीना, यानी जो यहाँ पे आएगा 30 मंथ आ गया। और डिवाइड किससे करेंगे, तो भाई साहब 10 महीने पर काउंट कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, यानी ये बोलोगे भाई साहब यहाँ पे 3 बार, यानी जो टाइम लगेगा हमारा 3 बार, यानी कहीं ना कहीं 3 साल भी बोल सकते हो, लेकिन इसको हम लोग 3 बार बोलते हैं, यानी ये बोल सकते हो कि 10% का रेट 3 बार लगेगा। ठीक है भाई साहब, CI का चीज है, बहुत अच्छे से हमें ऑलरेडी अमाउंट दे दिया है, हमें 100 रुपए की राशि, यानी 100 रुपए की राशि
इतना हो जाती है, यानी कितना x जो था यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है। तो देखो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। हमें ये मालूम है भाई साहब कि अगर देखो ऑलरेडी तो याद है आप लोगों को मालूम कि अगर CI रेट परसेंट कैसे होता है, तो CI रेट परसेंट हमें ये मालूम है कि 10% का सक्सेसिव 3 बार लगाओगे तो 33.1 होता है। ये तो ये हो गया, इसको मैं बनाया हूँ दोनों तरीके से, ये हो गया। आपके पास जो दिया है वो क्या है 83853, ये क्या है भाई साहब अमाउंट है। अब आपको मालूम है कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल में हम जब ब्याज को ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है। प्रिंसिपल अपने आप का 100 होता है और CI ऑलरेडी कितना निकल का है 33.1, यानी हमारा जो अमाउंट आ जाएगा 133.1 आ जाएगा, 133.1 आएगा। तो ये बोलोगे 133.1 का मान है और हमें निकालना है क्या 100% का मान निकालना है, यानी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब देखो बहुत बच्चे इसको काटा कुटी करेंगे, ये सब करेंगे, बट हम वो सब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे DS यानी डिजिटल सम। अब डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 6 और 2 8, यहाँ पर 6 और 1 7, 6 4 10 की 10 यानी 1 हो जाएगा और 6 3 9 हो गया। बस अब DS यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, नीचे जब 8 बनता है ना तो यहाँ पर 1 बनाना होता है। 1 बनाना होता है तो नीचे भी 8 से गुणा कर लो और ऊपर भी 8 से गुणा कर लो। जब नीचे करोगे तो ऊपर भी 8 से गुणा करना होता है, क्योंकि 8 टाइम 64 और 6 और 4 ऐड करोगे तो 1 आ जाता है, नीचे 1 आएगा कोई दिक्कत नहीं, 1 ही लाना होता है। अब देखो ऊपर गुणा कर लेते हैं, पहले ये ऐड कर लेते हैं। 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 और 9 कितना, 19 और 8 कितना होता है 27, और 27 में आता है 7 2 9, और ऊपर में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 9 ही आता है। और सबका डिजिटल सम यानी 9, 9 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे 9 ही आएगा। अगर 9 में 2 से गुणा करोगे 9 दूना 18, 8 और 1 9 ऐड करोगे, 8 और 1 करोगे 9 आएगा, यानी सबका डिजिटल सम जो इसका आएगा DS 9 आएगा। और DS 9 का है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, बात खत्म। तो ये होता है DS लगाने का तरीका कि हम कैलकुलेशन को कितना आसान कर देना है। तो लेके बैठ के काटते रहो, 3 मिनट काटने में लग जाएगा, हो गया काम। तो पता चलेगा सामने वाला 3 मिनट में 4 को क्वेश्चन खींच दिया है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये बोलो भैया इसमें बेसिक चीजें बताओ, तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, सैंपल पेपर करा रहे हैं। तो इसमें उड़ाना बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, जब एग्जाम में है तो कैसे करोगे। बहुत ऐसे बच्चे इसको सक्सेसिव ना लाए कि आप रेशियो से ही बना सकते हैं। देखो रेशियो से भी आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका होता है, बस आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि इसमें हम कौन सी चीजें यूज करेंगे। जब यहाँ पर दे दिया है कि 10% है, 3 बार लगाना है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। तो हमेशा मालूम है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। कोई चीज पहले साल 10 थी, दूसरे साल 11 हो गया, 3 साल के बाद बोला है तो क्यूब लगा दो, तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब कितना 1331। ऐसे ही बोल सकते हो अमाउंट 1331। तो आप ये बोलोगे कि 83853 जो है कितने का मान है 1331 का मान है, हमें निकालना है 100% का मान, बात खत्म। इसको भी कैलकुलेट करो DS से तो हमारा ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, बात खत्म। तो बनाने के कई तरीके होते हैं, बस ये होता है कि आपको एग्जाम में सबसे पहले कौन सा तरीका आता है, जो आपके दिमाग में आए वही तरीका लगाइए और आंसर लेके आइए। भाई साहब चीजें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना है, ये नहीं कि सिर्फ बैठ के देख ही रहे हैं, नहीं, साथ साथ में भाई साहब वीडियो को लाइक करिए। आइए 10 नंबर देखिए, 54,000 को P, Q और R के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि P का 6 गुना, Q का 3 गुना, R का 8 गुना, R के हिस्सा ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। हमें ये बोला है क्या कि P का 6 गुना, यानी P इंटू 6 गुना बराबर है कितना है Q के 3 गुना से, यानी Q के 3 गुना बराबर है कितने R के 8 गुने से। तो हमें निकालना क्या है, P का मान निकालो, यहाँ पर Q निकालो, फिर R निकालो। तो रेशियो में हम पढ़े हैं कि जिसका मान निकालना होता है ना उसको ढक देते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना कि जिस भाई साहब मान लो कि मेरी बीवी है और दोस्त की बीवी है, तो हमेशा लोगों को क्या पसंद आता है, दोस्त की बीवी पसंद आती है, अपनी नहीं आती है, वो वाली फीलिंग यहाँ पर होता है। अब हमारा केस में नहीं होता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी की है कि मान लो कि ये है तो इनको ढक के सामने वालों को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। सेम ऐसे मान लो ये P को हम ढक दिए तो भाई साहब इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। अब आइए यहाँ P को ढके तो देखो 8 3 का 24, यानी P का मान 24 आ जाएगा। फिर Q का निकाला कि Q को ढक दो, फिर 8 6 48, यानी Q का 48 हो गया। फिर यहाँ R को है तो R को ढक दो, फिर ये 36 18 हो गया। बस अब या तो इनका रेशियो भी ले सकते हो, रेशियो ले लो, 6 से काट दो, 6 को 24, 6 8 48, 6 3 18, ये आ गया इनका रेशियो। यानी P का 4 आ गया, Q का 8 आ गया, R का 3 आ गया। बहुत बढ़िया। हमें ये बोला है कि टोटल कितना दिया है 5400। तो आप बोलोगे जो 5400 है कितने का मान है, 8 4 12 और 3 15 का मान है। और हमें निकालना क्या है, तो R का हिस्सा निकालना है, यानी R का मान कहाँ है भाई साहब 3 है, यानी 3 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। काटो इसको, जब इसको 3 से काटोगे 5 बार में, अब देखो इसको 5 से काटो डायरेक्ट कुछ नहीं होता, 1080 हो जाएगा, और 1080 का है तो ऑप्शन नंबर D, बात खत्म।
अब देखो ये काटने का तरीका भी होता है, और किसी भी संख्या को अगर 5 से काटते हो ना तो उस संख्या को 2 गुना करके एक एगो जीरो लगा दो, यानी कहीं ना कि 54 का 2 गुना करोगे 108 होता है, और 108 में एक जीरो लगा दो, बात खत्म। ये भी एक तरीका होता है, इसको एक अलग से सेशन लगाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हम कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए जेई का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन भाई सब कवर होते जा रहा है, और यही सारी चीजें आपके आरआरबी सेक्शन कंट्रोल में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं और से उठा कर नहीं आएगा, इसी से आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई सब कि 11 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब 30, देखो 54 जब 30, नहीं भाई सब ये जो है ना हमारे पास 54 कहीं से एक्स्ट्रा आ गया है, ये 54 यहाँ पे नहीं होगा, इसको मिटाओ भाई, ये मिटाओ। हमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 54 है जो उठाया गया है, ठीक है, वहां पर वो गलती से आ गया है। बोला क्या है देखो, जब 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। फिर यदि 6x y समानुपात y और 3x - 9 हो तो y जो है 0 से बड़ा है तो y का मान बताओ। देखो ये क्या है, समानुपात, यानी कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनल का सवाल है, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, लगातार इसमें रेलवे भर भर के सवाल पूछता है, लेकिन इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। देखो प्यार से समझो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो संख्याएं दी यहाँ पे लिख लो, 30 हो गया, उसके बाद से ये हो गया 15, फिर आ गया 21, फिर यहाँ पर देखो तो 11, यानी ये हमारे पास संख्याएं दी है। अब देखो इसको हम एक डिफरेंस मेथड बनाते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि इनका और इनका डिफरेंस लो, यानी 30 और 21 का डिफरेंस कितना होता है, 9। फिर यहाँ पर क्या 15 और 11 का डिफरेंस क्या होता है, 4। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 किसको डिनोट कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस अब ले लो, किनका, तो इन दोनों का, या तो इन दोनों का ले लो या तो इन दोनों का ले लो। तो देखो 30 और 15 का डिफरेंस क्या है भाई साहब, 15, यानी 5 डिनोट कर रहा है 15 को, तो 1 डिनोट कर रहा है कितने को, 3 को। तो इसमें क्या करो, 9 को, 9 जो है 3 से गुणा करो, 9 3 27 हो जाएगा, और फिर 4 3 12 हो जाएगा। अब जो हमारे स्टार्टिंग में जो वैल्यू थे वो क्या थे, 30 और 15, तो ऐसे लिख लो 30/15, बस। अब हमें क्या बोला है भाई साहब कि ध्यान से समझना, बहुत आसान है कि भाई साहब 30 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए, यानी जो जोड़ेगा वही हमारा x का मान आ जाएगा। या ऐसे बोलोगे कि 15 में क्या जोड़ेगी 12 आएगा, यानी 30 में क्या जोड़ोगे कि 27 आएगा, तो भाई साहब -3 जोड़ना पड़ेगा। 30 में -3 करोगे तभी तो 27 आएगा। या ये भी बोल सकते हो कि 15 में -3 करेंगे तो 12 आएगा, यानी x का मान -3 आ गया। 30 को निकालने का तरीका यह है कि x का मान ऐसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, बीच बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद से इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इनका डिफरेंस इतने डिफरेंस के बराबर कर देते हैं, जो आता है इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को उठाते हैं और उनका देख लेते हैं कि भाई साहब कितना क्या जोड़े कि ये संख्या है, या क्या घटाएं कि ये संख्या है। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्या जोड़ा जाए, यानी x जोड़ा जाता है, यानी x का मान क्या -3 जोड़ते हैं, x का मान -3 आएगा, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या 6x और बट्टे में क्या y, फिर बराबर में y, यहाँ पे हो जाएगा 3x -9। अब मान रख दो, x का मान मैंने निकाला है, कितना निकाला है बताना जरा, तो -3, तो 6 में -3 गुणा करोगे तो -18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y आएगा, फिर वहां पे y, फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9, -9 हो जाएगा -18, तो हो जाएगा y स्क्वायर को हो जाएगा -18 इंटू में -18, तो y का मान आ जाएगा 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। बताओ भाई, कोई बताएगा ऐसा प्रोपोर्शनल का सवाल, देख लेना भाई साहब कौन ऐसे बनाते हैं। भाई साहब मालूम नहीं क्या क्या मोड वोड लगा के बताएंगे, अलग तरीके से बनाते हैं। ये होता है बनाने का तरीका। और क्वेश्चन देखो भाई साहब ग्रेजुएट लेवल में पूछे हुए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, सारे क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे, कोई लल्लू पल्लू सा सवाल नहीं मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। बहुत बढ़िया एज का सवाल है, जैसे जैसे बोला है वैसे लिख लेते हैं। बोला है कि सुजाता का वर्तमान आयु, मैंने ये बोलता हूं कि ये सुजाता का वर्तमान आयु का 5 गुना, ये 5 गुना है भाई साहब सुजाता के आयु का, ठीक है 5 गुना। फिर बोले हैं आगे देखिए, सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, वनिता की वर्तमान आयु क्या है भाई, यहाँ पे वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। वनिता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी ये बोलोगे कि वनिता के वर्तमान आयु से वनिता के 2 गुना किसे क्या 5 वर्ष अधिक है। बहुत बढ़िया, जैसे जैसे बोला है वैसे लिख दे। अब इसका हम क्या लगता है, ये 5s इसलिए लिखता हूं ताकि समझ में आए। इधर -2 वनिता बराबर में क्या हो जाएगा 5, इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं भाई, बोला 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष में सब में 4 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो वनिता बोला है तो इसमें क्या करते हैं भाई v + 4, 4 वर्ष बाद, यानी वनिता के
4 वर्ष बाद वनिता के आयु का 3 गुना, वनिता के आयु का 3 गुना बराबर में। ठीक है, आगे आइए फिर सुजाता के आयु के 5 गुना से 8 वर्ष कम होगा, यानी सुजाता के आयु से 5 वर्ष कम होगा। सुजाता के आयु के 5 गुना से 8 वर्ष कम होगा सुजाता। इसमें भी भाई साहब इसमें भी कितना 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 ऐड होगा, इसके 5 गुना से क्या 8 वर्ष कम होगा। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करके इसका इक्वेशन लेते हैं। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3v प्लस में 12 बराबर में 5s प्लस में 20 और यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस का 8। ठीक है, तो ये 3v इधर 5s ले लो, 3v माइनस में 5s। ठीक है, उसके बाद से बराबर 20 और 8 हो जाएगा 12। देखो अब ये 12 हो गया तो इधर प्लस का 12 तो उधर जाएगा घट जाएगा, तो 12 में से 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, बस कुछ नहीं करेंगे, अब इसको उठा के यहाँ पे ला देते हैं, यानी इसको ले लो, ये हो जाएगा 5s फिर माइनस का 2v बराबर में 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5s है, यहाँ पे भी 5 है, खाली ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये प्लस का माइनस का 5s प्लस का 5s खत्म, यानी 3v में से 2v घटाओगे तो v आएगा और 0 में 5 ऐड करोगे तो भाई साहब 5 होगा, यानी v का मान 5 आ गया। v का मान 5 आ गया तो यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 5s और माइनस का 2v यानी 2 × 5 10 हो जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5s बराबर में 15। तो जो s का मान हो जाएगा भाई साहब इसको काटो तो 3 आ गया, यानी s का मान 3 और v का मान 5। यानी ये बोलोगे भाई साहब वनिता का मान 5 आ गया और सुजाता के मान 3 आ गया। तो बोला क्या है कि वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो k का मान बताना है, k वर्ष अधिक है। वनिता की आयु सुजाता की आयु से कितना वर्ष अधिक है, तो k वर्ष अधिक है। तो इसमें कितना अधिक है, तो 3 से 5 यानी 2 वर्ष अधिक है और यही आंसर हो जाएगा हमारे पास भाई 2 वर्ष। और कहाँ है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। तो सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ नहीं था। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था हम क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ते गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 13 नंबर पढ़ते हैं भाई, कह रहा है कि साइन थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें मान निकालना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो हमें ये पता है, क्या पता है कि जैसे ऊपर वाला है वैसे लिख दो भाई साहब, कि हो गया साइन थीटा और हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा। अब देखो नीचे का खेल है बस। आपको मालूम है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में cos थीटा। कुछ नहीं करेंगे, देखो अब ऊपर जैसा था वैसे ही रहने दो। ये हो गया साइन थीटा, ये होगा 1 + cos थीटा। अब यहाँ से हम जब cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से एक cos थीटा बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब कहीं ना कहीं देखो तो ये होगा 1 + cos थीटा + 1, यानी बात तो वही हुआ कि 1 + cos थीटा और cos थीटा + 1 ये कट जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, तो साइन थीटा और बट्टे में cos थीटा, और साइन थीटा बट्टे cos थीटा होता है tan थीटा, और यही आंसर हो जाएगा tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, बस यहाँ पे चेंज करना था। बाकी इसको आप वैल्यू से ही बना के वैल्यू रख के बना सकते हैं भाई साहब, कि थीटा का मान कुछ रख के भी निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ABC ने क्रमशः 76, 37, 52 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने भाई साहब 3850 का कुल लाभ अर्जित किया तो B और C के हिस्से का बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है। 1 साल का बात बोला है, यानी कभी भी आपको मालूम है कि प्रॉफिट इक्वल टू भाई साहब क्या, हमेशा क्या होता है, अगर मान लो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब हमारे पास क्या है टाइम सेम दिया हो, यानी टाइम कांस्टेंट दिया हो। तो टाइम 1 साल बोल दिया, यानी प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये जो भाई साहब हमारा 76, 37, 52, ये बोलोगे 76 रेशियो 37 रेशियो 52, ये हमारे पास क्या हो गया, तो प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम 1 साल की बात बोला है। ओवरऑल लाभ कितना कमा रहे हैं, 3850, तो ये बोलोगे जो 3850 है कितना कमान है, 7 2 9 6 15 हाथ में 1, 5 3 8 और 7 15 165 का मान है। हमें निकालना किसका मान है, तो बी और सी के हिस्से। तो बी और सी के क्या, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनका डिफरेंस, यानी 37 और 52 का डिफरेंस कितना होता है, 15 का मान निकालना है बस। अब काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो, 15 से काटोगे भाई साहब तो 11 बार में कटा, 11 से 11 33, 11 5 55, यानी कहीं ना कहीं 350 हो जाएगा, और 350 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, आराम से आप बना सकते थे। आइए भाई साहब नेक्स्ट मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शुद्ध घी की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले वनस्पति तेल से मिलाकर एक दुकानदार मिश्रण को 96 रुपये
प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कब होता है? जब उसके 96 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो दोनों मिश्रण को किस अनुपात में, माने वह दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया ये बताया। देखो हमें मालूम है कि पहला क्या है 100 रुपये, ठीक है, दूसरा क्या है भाई साहब 50 रुपये। हमें ये ओवरऑल मिश्रण निकालना है कि कितना आएगा। तो हमें ये मिला है क्या कि भाई साहब 96 रुपये जब वो मिला के बेचता है ना, दोनों को आपस में मिक्स करके बेचता है, तो 96 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो ओरिजिनल कितना रुपया हुआ? तो आप ये बोलोगे भाई साहब इसका कि भाई साहब ये जो 96 है कितना 20% लाभ के बाद है, यानी कहने के सीपी अपने आप का 100% होता है, 100 में 20% ऐड करोगे नहीं 120 का मान है, हमें 100 का मान निकालना है। तो इसको काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, इसको काटो 12 7 84 और 12 8 96 यानी 80, यानी सीपी जो है ना 80 रुपये है। यानी जो ओरिजिनल प्राइस हुआ कितना 80 रुपये था, तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस 80 हो गया। बस अब इसी का रेशियो ले लो। बहुत बच्चे यहाँ पर 96 रख के ले लेते हैं, जो गलती होता है, नहीं वो 20% प्रॉफिट के साथ 96 रुपये था, ये ध्यान रखना। कभी भी हम भाई साहब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी 80 में से 50 घटाओगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और 100 में से 80 घटाओगे तो 20 आएगा। इनका रेशियो ले लो तो ये हो जाएगा 3:2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बात खत्म। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बस लास्ट लाइन आपको पढ़ना था, प्यार से आंसर आपका निकल के आ जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा, 4 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा, और शेष एक कार्य को अकेले पूरा किया, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा? लल्लू सा सवाल है, ये आप खुद बना लेना, ये आप लोगों के होमवर्क है। बहुत इजी सवाल है, आप प्यार से बना लोगे, कोई इसमें है ही नहीं। पहले भाई साहब इन दोनों का एलसीएम लेना, जो आएगा भाई साहब इन दोनों को 4 दिन तक काम करा देना। 4 दिन तक काम कराओगे तो जो लेफ्ट वर्क होगा, लेफ्ट वर्क को भाई साहब ए से करा देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष है, और 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया तथा 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हो गए। भाई साहब ये बोला है कि 40 लड़कों हैं जिनका औसत आयु 18 है, उसमें से ये बोलता है कि 26 वर्ष का एक लड़का कक्षा छोड़ के जाता है, उसके जगह पे भाई साहब 2 नए लड़के होते हैं जो कक्षा में शामिल हो गए। यदि कक्षा का सभी लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष ही है, तो शामिल हुए नए लड़कों का औसत आयु ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है, बेसिक से प्यार से बना लेंगे। हम शुरू से पढ़ते हैं कि एवरेज बराबर में क्या होता है हमारे पास, तो एवरेज बराबर में होता है सम बटे में क्या होता है नंबर, सेम वही लगा दो। तो एवरेज ऑलरेडी दे दिया है, एवरेज अभी नहीं। सम देखो, सम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज इनटू क्या करते हैं नंबर करते हैं। तो सम लिखो 40 लड़के और 18, तो 40 × 18 ये हो जाएगा, सम निकालना है, ये हो गया। फिर प्लस इसमें से बोलता है क्या कि एक 26 वर्ष का लड़का छोड़ के चला जाता है, तो जा रहा है तो माइनस कर दो, यानी माइनस का 26 चला गया, उसके जगह पे 2 नए लड़के आ जाते हैं, तो मैं नए लड़कों को x मानता हूं, तो 2 आते हैं तो 2x हो जाएंगे, और बट्टे में टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। अगर मैं ये देखूं कैसे निकालोगे, 40 लड़के हैं, एक छोड़ के चला गया तो बचा कितना 39, लेकिन फिर 2 आ गए तो 39 और 2 41, यानी टोटल लगते 41 हो गए। और इन सभी का नया एवरेज देखो कितना हो जाता है, तो 18 वर्ष हुए थे, तो 18 हो गया। बस इसी को कैलकुलेट करोगे हमारे भाई साहब, जो 2 नए लड़के हैं उनका एवरेज एज निकल के आ जाएगा। आइए देखो कितना प्यार से निकलेगा। अगर मैं ये देखूं तो 18 चूका कितना होता है 72 720, माइनस में 26 प्लस में 2x, बराबर में 18 एकम 18 हाथ में 1, 18 चौके 72 1 73 738। ये देखो ये हो जाएगा 2x। 720 में से 26 घटाओगे तो कितना होता है, 720 में से 20 घटा दो 700, फिर 6 घटा दो तो हो जाएगा 694, यानी 738 में से 694 घटा दो, क्योंकि ये 738 से इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 694 घटा दो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4। 13 में से 9 गया भाई साहब, 9 और 4 13, फिर यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, यानी टोटल हमारा जो आ गया भाई साहब 44 आ गया। तो जो x का मान आ जाएगा हमारे पास, यानी जो नए लड़के हैं उनका एज क्या होगा 22, और 22 का है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये सवाल था, ये ऑलरेडी हम एवरेज में पढ़ा दिए हैं। एवरेज नहीं पढ़े हो तो जाइए एवरेज का सवाल हमारा देख के आइए, ऑलरेडी इसमें सारी चीजें कराएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा पाइप P एक टैंक को 5/7 भाग 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप Q उसी टैंक को 2/5 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों 7 घंटे तक खुला रखा गया, यानी उसको खोल दिया गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर पाइप R को खोला गया और उसने टैंक को 8 घंटे में खाली कर दिया, तो PQR खाली टैंक को भरने में कितना समय लेते हैं। सिंपल सा सवाल है, बस घुमाया है।
हमें ये मालूम है कि 5/7 तो ओवरऑल कितना में भरेगा, तो 5 6 के 30 यानी 7 6 के 42, यानी ऊपर वाले से डिवाइड कर देते हैं और फिर 7 से गुणा कर देते हैं। यानी जो पी का मान आएगा कितना आएगा भाई साहब, तो 5 6 के 30 यानी 7 6 के 42 हो जाएगा। अगर वहीं क्यू का मान देखूं तो 14 14 5 70 हो जाएगा, यानी जो क्यू का मान 70 होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो देखो ये 70 और उसके बाद से अगर मैं देखूं उसमें अगर देखूं तो क्या है, यानी ये बोलोगे कि 7 6 के 42 और उसके बाद से होता है 7 में 10 से गुणा, यानी ये हो जाएगा हमारा जो आएगा, अगर किसी एक का मैं लेता हूं तो हो जाएगा 70, 70 में 2 आता है 3 से गुणा का, यानी 210, जो हमारा एलसीएम आएगा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा एलसीएम। एफिशिएंसी निकाल लो, 42 का 5 गुना, ठीक है, 42 का 5 गुना और 7 त्रिका 21, ये हो गया। अब ये बोला है क्या, देखो आगे देखते हैं, बोला है पी और क्यू दोनों 7 घंटे तक खुला रखा गया, यानी 7 घंटे तक ये चलते हैं भाई साहब। तो 1 घंटे में 8 भरेंगे तो 7 घंटे में कितना भर देंगे भाई साहब, 7 8 56 भर देंगे। जब ये 56 भर देंगे ना तो आर भाई साहब की एंट्री होती है, ये 56 ऑलरेडी भर दिए हैं तो आर भाई साहब की एंट्री होती है। और ये बोला है ना उसने टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है, तो इनका एफिशिएंसी निकाल लो, यानी 56 जो है भाई साहब 8 घंटे में खाली कर देते हैं, तो 8 7 56, यानी जो आर का मान आएगा 7 आएगा। यानी आर भाई साहब क्या है, पानी निकालते हैं, पी और क्यू दोनों भरते हैं, दोनों भाई साहब 7 घंटे के लिए खोला जाता है, दोनों 7 घंटे में 56 यूनिट पानी भरते हैं, फिर उन दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर आर भाई साहब की एंट्री होती है, उनको खोल दी जाती है और आर भाई साहब पानी निकालते हैं। और पानी 8 घंटे में पूरा 56 यूनिट भरे पानी को निकाल देते हैं, तो कितना एफिशिएंसी से निकालते हैं, तो 7 एफिशिएंसी से निकालते हैं, यानी ये खाली करते हैं। पी भाई साहब 5 से भरते हैं, ये 3 से भरते हैं और ये 7 से खाली करते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो देखते हैं क्या पूछा है। बोला ये है, क्या बोला है, पाइप पी क्यू और आर पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को भरने में कितने समय सकते हैं। ठीक है भाई साहब, खाली टैंक है, यानी भाई साहब हमें टोटल कितना यूनिट भरना है, 210 यूनिट भरना है। अब देखो ये खाली कर रहे हैं, यानी माइनस लगा दो। अब देखो खाली कर रहे हैं तो 5 और 3 8 भर रहे हैं और 7 खाली कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना भरा जा रहा है, 1 भरा जा रहा है, तो काट दो भाई साहब, 210 घंटे लगेगा भाई साहब भरने में। और 210 घंटे कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, खत्म। बताओ, ये सवाल है भाई साहब। तो सारे सवाल में थोड़ा बहुत लेवल तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे लल्लू वाले नहीं मिलेंगे। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना और चीजों को आगे बढ़ते रहना है। अगर आप भाई साहब ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये है हमारा भाई साहब रेलवे मैथ्स। इस बुक को मंगाओ, इसमें हर एक चीज ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि जो सारे कंटेंट जो मैं बनाता हूँ इसी बुक से बनाता हूँ। तो इस पे रिलेटेड जितने सारे आपको को लग रहा है कि और ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, इस बुक से मंगाओ। किसी भी एक टॉपिक में आपको इशू मिल रहा है, हो रहा है इशू, तो क्या करो भाई साहब, ये बुक लो और इस बुक से पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्योंकि सारे चीजें इसमें अपडेटेड दिया है। हाल फिलहाल में जो 2025 के जितने सारे रेलवे द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, हर एक क्वेश्चन को कंपाइल करके इसमें डाल दिया गया है। और ये मात्र कितने रुपए मिलता है मालूम है आपको, 300 रुपये में विथ डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो इसको मंगाइए। ठीक है भाई साहब, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे से मंगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो इस भाई साहब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इस बुक का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी क्लिक करके इस बुक को मंगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 को समझते हैं क्या क्या है। कह रहे ए और बी के बीच की दूरी इतना है, विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस ए तक आता है, तो विशाल की औसत चाल ज्ञात करें। ऑलरेडी भाई साहब ये सेम डिट्टो यही सवाल कहाँ कराया हूँ आपको मालूम है, तो जो रेलवे फाउंडेशन बैच का अभी जो क्लास नंबर 2 कराया हूँ ना, रेलवे फाउंडेशन बैच में, उसमें टीएसडी का क्लास नंबर 2 यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2 में डिट्टो ये सवाल कराया हूँ। एवरेज स्पीड का सवाल है। कभी भी अगर ये चीजें आ जाए कि मान लीजिए कोई भाई साहब यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से आते हैं, उस केस में डायरेक्ट फार्मूला होता है, और फार्मूला ये होता है कि 2xy और बट्टे में होता है x + y। बस इसमें है हमें कितना दूरी जाना होता है हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट दिया रहता है। तो पहला स्पीड क्या है, 104 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 125 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये हो गया 2, पहला स्पीड 104 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 125 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को आपस में ऐड कर दो तो हो जाएगा 229। ठीक है, 229 हो गया। अब आइए सवाल में बोला क्या है भाई साहब, तो 2 दशमलव तक, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब डेसिमल में जाएगा, तो हमें अप्रोक्सीमेट का सहारा लेना पड़ेगा। हमें औसत चाल निकालना नहीं, एवरेज स्पीड निकालना है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है, अगर देखो मैं इसको मान लेता हूँ 230 है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन आएगा ना थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी से जो आएगा मान लो समथिंग 110 है, यानी जो भी ऑप्शन है 110 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस टाइप का। अगर इसको मान लो मैं 220 मानता हूँ, 220 ना कर 230 मानता हूँ, क्योंकि 29 है ना, तो इसको 230 मानता हूँ। इसको काटोगे तो आएगा कितना है, 115।
ठीक है, 115 आएगा, यही है ना 115। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 115 अगर मान लो इसको डिवाइड करते हैं तो 115 और इसको डिवाइड करते हो तो एक बार में आ गया, कितना हो गया हमारे पास 115, बचेगा 10, तो एक पॉइंट ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100, फिर एक और पॉइंट 0 ले लेंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो 115 का 9 गुना करोगे तो कितना होता है, 115 का 9 गुना करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 गुना कर सकते हैं। 9 गुना करोगे 115 का 9 गुना यानी 915 9 ज़्यादा, यानी 8 बार में जाएगा, यानी देखो समथिंग इतना जाएगा। अब 104 में हम गुणा कर देते हैं कितना 108 से। अब जब हम 104 में गुणा करेंगे कितना 1.08 से, तो 104 में 1 से गुणा करोगे तो 104 आएगा, फिर 104 में अगर मैं 0.8 से गुणा करूँ 0.8 से यानी 8 से गुणा करो, 8 चौको 32 जीरो हाथ में 3, 80 और 83 यानी कहीं ना कहीं बोलोगे कितना 8.32 आ रहा है। इसमें ऐड कर दो तो हो गया 2 3, यहाँ पे 8 से 12 दो हाथ में 1, फिर यानी 112.32 आ रहा है, कहने के 112.32 इसका समथिंग आएगा 112.32, यानी जो भी हमारा आंसर होगा ना भाई 112.32 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा। अगर मैं ये देखूँ तो 111 है, खत्म। यहाँ पे 113 ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि 117 ज्यादा है 120 ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म। क्योंकि इस सवाल से अगर बेसिक से अगर गए ना यहाँ पे तो आपकी लंका लग जाएगी, हालत खराब हो जाएगा आपको कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए इसमें मैंने अप्रोक्सीमेट का सहारा लिया कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट का सहारा लेके हमने ऑप्शन मार दिया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस सवाल में कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, पूरा भर भर के सिर्फ कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। ज्योमेट्री का सवाल है, आइए बनाते हैं। कह रहा कि ये है ABC एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम है, जिसमें बोला है कि BC लंब AD तथा AC बराबर CD है। यदि एंगल ABC 69 डिग्री का तथा कोण एंगल BAC 23 डिग्री है तो एंगल ACD का मान बताएं। कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बनाते हैं। पहले मैं एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, प्यार से समझना, बहुत आसान से बना लेंगे, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई चीज नहीं है, ठीक है भाई। आइए ये हो गया। अब हमारे पास बोला है कि ABCD, जिसमें बोला है BC लंब AD है, BC लंब AD यानी ये हो गया ABCD यानी BC लंब AD यानी BC लंब AD यानी एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। इसमें ये बोला है क्या AC बराबर में क्या है CD है, AC बराबर में CD, तो एक लाइन खींच लो भाई AC बराबर में CD, यानी जो ये लाइन होगा ना ये वाला लाइन AC बराबर में CD, AC बराबर में CD यानी A और ये आपस में क्या है भाई सब बराबर है, यानी ये भाई सब ये आपस में बराबर क्या है, ये और ये आपस में बराबर है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, बोला है कि एंगल ABC 69 डिग्री है। ABC कहाँ है देखना, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखेगा आपको ABC ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल 69 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें मालूम है कि 69 है, ठीक है। आगे पढ़िए, तथा एंगल BAC 23 डिग्री है, बहुत बढ़िया BAC। अब बोलोगे भैया BAC कहाँ है दिखाओ हमें, तो देखो BAC दिखाता हूँ आपको, BAC दिखाता हूँ, BAC यानी ये हो गया हमारे पास BAC की बात बोला है, ये वाला एंगल की बात बोला है, और ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया है हमें, कितना दिया है भाई देखना, तो 23 डिग्री दिया है। अब बस एक दो प्रॉपर्टीज की बात है, प्यार से बना लोगे, बस प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला ट्रायंगल देखिए कितना प्यार से जब आपको दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये गए भाई यहाँ तक आए, आपको मालूम है भाई सब ये ट्रायंगल तीनों भुजाओं का आपस में योग क्या होता है, तीनों एंगल का योग कितना होता है 180 है। ये दो एंगल ऑलरेडी दिया है तो तीसरा निकाल लोगे, बहुत प्यार से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे देखो, ये भाई सब कितना है, तो 9 3 12 हाथ में कितना होगा 1 6 2 8 यानी 92, तो 180 में से 92 घटाओगे तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का मान 180 होता है, तो 8 और 80 यानी 88 आ जाएगा, तो ये एंगल 88 आ गया। जब ये एंगल 88 आ गया तो देखो जेड बन रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइन एंगल में पढ़े हैं कि कभी भी अगर जेड बने, देखो दिखाता हूँ एक एक चीज में बहुत डिस्क्राइब करके समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये देखो देख रहे हो जेड बने हुआ, जब भी अगर जेड बने ऐसे तो ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर में होता है, समझे। तो मान लो अगर ये हमारे पास 88 दिया है तो ये भी 88 हो जाता है, यानी ये 88 हो गया। अब बोला क्या भाई सब दोनों एंगल बराबर है, यानी ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसके सामने 88 है तो इसके सामने भी 88 हो जाएगा, तो ये भी 88 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब ये 88 होगा तो ये एंगल देखो, अब ये जो त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, ये त्रिभुज देखो, सिर्फ ये त्रिभुज का आपको देखना है,
ये देखो यहाँ भी दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल पूछा है, दोनों एंगल का योग कितना, तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए 180। ऑलरेडी दो एंगल दिया है तो तीसरा एंगल भी निकाल लोगे, देखो कितना प्यार से निकालोगे। तो देखो 88 88 कितना होता है भाई साहब, 8 8 हाथ में जाएगा, 8 8 17 176। तो 180 में से जब 176 घटाऊंगा तो 4 आएगा, यानी ये एंगल 4 है। और यही पूछा है भाई साहब हमसे कि 180 यानी 4 पूछा है, 4 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है एंगल ACD, एंगल ACD, एंगल ACD यही पूछा है, यानी इसका मान पूछा और इसका मान कितना है 4, और 4 भाई साहब कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल था, तो इतना देर समझाने वाला सवाल नहीं था, डायरेक्ट इसको बनाना था, लेकिन ये पहला इसमें क्वेश्चन आया था जो ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने प्रॉपर अच्छे से समझाया, आपको बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी आप सवाल आएंगे ना प्यार से आप बना लोगे ट्रेपेजियम का सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 21 देखते हैं, और ये है भाई साहब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, प्रत्येक की माप 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि दीवार की लंबाई 24 मीटर, 8 मीटर और मोटाई 60 सेंटीमीटर है, और दीवार का 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं 10% भाग उसमें माटी वाटी कुछ से भरा हुआ है, यानी बना हुआ है, उसके वजह से जो 90% हिस्सा है उसको बनाने के लिए कितना मतलब कितना ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कहीं ना कहीं ये बोला है कि उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम को बराबर करना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम को बराबर करता हूँ। जब मैं ये देखता हूँ क्या है कि 24 मीटर, 8 मीटर और 7 सेंटीमीटर है, ये भी देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको भाई साहब भी क्या सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमको मालूम है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है 24 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 24 × 100 कर देंगे, ठीक है, फिर इंटू, फिर वहाँ पे आ गया 8 मीटर, इनको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 कर देंगे, इंटू, और ऑलरेडी देखो 60 सेंटीमीटर भाई साहब हमारा सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंटीमीटर में आ गया। फिर ये कितना ईंटों से भरा हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें ये बोला है क्या कि 10% बना हुआ है, नहीं 90% और करना है, 90 बट्टे में 100 करना है, बट्टे में कर दो कोई दिक्कत नहीं है उसके, क्योंकि हमें बराबर करना है किसका, इन दोनों का क्या वॉल्यूम बराबर करना है। ईंटे का वॉल्यूम देखो L × B × H, इन ईंटों की आवश्यकता होगी भाई साहब, इसका वॉल्यूम क्या है 24 × 12 × में 8, बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए काटते हैं, इस 100 को भाई साहब नीचे ला लेते हैं ताकि हमारे पास और चीजें आसानी हो जाएगी। तो इस 100 को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, इस 100 को यहाँ से हम हटा के नीचे ला लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगा। देखो 100 से 100 खत्म, 24 से देखो 24 खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं देखो 12 से हमारे पास ये 12 25 60 5 बार में खत्म हो जाएंगे, और 8 से 8 खत्म हो जाएंगे। अब बचे कितना 9 × 45 × 100, यानी जो n का मान आ जाएगा 45 × में 100 करोगे, यानी ये हो जाएगा 4500 ईंटों की आवश्यकता होगी, और 4500 का है तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, ये सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था, बस इन दोनों का क्या वॉल्यूम को बराबर करना था, ठीक है भाई। तो ये रहा आज के टोटल 21 सवाल। ऑलरेडी पहला प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन कराया था और इसमें 21 क्वेश्चन कराया था। इसका जो हैंड रिटेन नोट्स है ये हमारा AR पब्लिकेशन है, इसको ज्वाइन कर लो भाई साहब, ये जो टेलीग्राम हमारा है इस पे इसका हैंड रिटेन नोट्स चला जाएगा। बाकी आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। बाकी और बताइए और चीज़ें क्या कर सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो सेट का लेवल है कैसा होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई साहब। बाकी आप लोगों का बहुत जल्दी रेलवे फाउंडेशन का भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जैसे हमारे ऑफिस का काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।